A very good morning, all of you. I hope you all are fine. And again, we are going to start online classes due to COVID. So, today we have to see the topic, the chapter number 6 of the history weavers, iron, smelters, and factory owners. We have started the chapter, but still, I will start from the starting point. So, let's take the example and the introduction of this chapter. Extract and study about it. The industrialization of Britain had a close connection with the conquest and colonization of India. देखो हम बात कर रहे हैं इंडिया में. This is our chapter. This is chapter number 6 of the history. So, see, this is the picture of trading ships on the port of Surat in the 17th century. Let me tell you something about the history. Let's take some फ्लैशबैक ऑल्सो. हम थोड़ा सा अगर पहले की बात करेंगे तो उस पहले में आप ये देख सकते हो. यहाँ पे आप देखना, आपको बताया था ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया में आ चुके थे 17th सेंचुरी जो थी उस टाइम में. और इसी 17th सेंचुरी में आके उन्होंने क्या यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी EIC उन्होंने एस्टेब्लिश किया था. और यहाँ एस्टेब्लिश करने के साथ साथ उनका मेन मकसद क्या था, ये एक सी पोर्ट बनाया उन्होंने. और इसी सी पोर्ट में उन्होंने क्या किया था, इस सी पोर्ट के थ्रू वो यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे. एंड द मोस्ट ऑफ द पॉपुलर बिजनेस जो होता था उनका होता था रॉ मटेरियल जो है, वही रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर जाते थे, ठीक है, और वहाँ से इसको अच्छे से रेडी करके लाते थे और बहुत एक्सपेंसिव यहाँ पे प्राइस में इसको सेल आउट किया जाता था. एंड वंस अगेन, जैसा ब्रिटेन ने किया है इतना अटैक करना, कॉन्क्वायर करना, ऑक्यूपाइड करना सारी कंट्रीज़ को, तो ब्रिटेन आज की डेट में भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता है. और उस टाइम में भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब तक वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका था, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. सो हम उसी रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे. मतलब जो फैक्ट्रीज़ बनी थी, जो मशीन्स वगैरह, इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी यहाँ पे इंडिया में, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है. सो ये एक शिप बताया हुआ है यहाँ पे. शिप मतलब बहुत सारी शिप्स हैं जो क्या करने का काम कर रही है. सी पोर्ट बताया है, इस सी पोर्ट के थ्रू ये यहाँ पे शिप्स जो हैं वो क्या करने का काम करती थी, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का. मतलब इंडिया से सामान लेकर जाना है और अदर कंट्रीज़ में क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट कर देना है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. नाउ what we have to see, that is the Indian textiles and the world market. We have to see the Indian market and world market. Indian textiles, India was the largest processor, India was the largest producer बोला जा सकता है, इसको हम बोल सकते हैं, of the cotton textiles. इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा कॉटन को बनाने वाली कंट्री में काउंट होता है या कंट्री में है. हम 1750 सेंचुरी की बात कर रहे हैं. उस टाइम में भी इंडिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के लिए पॉपुलर था. दिस वॉज द पीरियड बिफोर द ब्रिटिश कन्क्वायर्ड बंगाल. ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, बंगाल पे अपना कन्क्वायर्ड कर लिया था, यानी कि अपना अधिकार कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था, और वहीं पे इन्होंने अपना सी पोर्ट डाला था. इन्होंने सी पोर्ट वाले एरियाज़ को ही ज़्यादा कवर करने की कोशिश की थी ताकि क्या कर सकते हैं, वहाँ से बिज़नेस कर सकते हैं. मकसद क्या था, मतलब व्हाट इज़ द एम एंड द मोटो ऑफ बिहाइंड द ऑक्यूपेशन. मतलब किसी चीज़ को ऑक्यूपाइड करना, छीनने के पीछे मकसद क्या था, फ़ायदा. फ़ायदा मीन्स बिजनेस. बेनिफिट कहाँ से आएगा, बिजनेस से आएगा. टेक्सटाइल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर नोन फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड exquisite craftsmanship. Indian textiles were widely traded in Southeast Asia and West and Central Asia, Java, Sumatra,
and Penang were some of the most important markets of Indian textiles. देखो ये सारे जो है ना एक आइलैंड के नेम हैं और ये एक उस टाइम में सुपर मार्केट में काउंट होते थे, ठीक है, जावा, सुमात्रा, पेनांग. Trade in Indian textiles began in the 16th century and it became so popular in European markets that many English words being used for textiles have an Indian origin. We are talking about the European and Indian, and we are talking about the business between England and European countries with the India. So now, world tell us histories. If we talk about the business history or history of the business, then let's see the some kind of business and the markets and further जो भी एक्स्ट्रा बिजनेस होता है या जो चीज़ें थी जो कॉटन के अलावा थी, हम उसके बारे में बात करेंगे. सो मुस्लिन इज़ अ टर्म यूज्ड. आई एम सेइंग मुस्लिन. ओके, सो मुस्लिन इज़ अ टर्म used for finely woven textile. It was named after a place Mosul called in modern day Iraq. इराक में इसको क्या कहा जाता है? मौसूल कहा जाता है. मुस्लिन, मुस्लिन का कपड़ा आता है ना, मसलिन, मुस्लिन जिसको बोला जाता है. सो दिस वॉज द प्लेस वेयर यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट बिकेम अवेयर अबाउट इंडियन टेक्सटाइल्स कैरिड अब्रॉड बाय अरब मर्चेंट्स. इंडियन टेक्सटाइल से इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता था? यहाँ से ख़रीदा जाता था और अब्रॉड यानी कि जो अदर कंट्रीज़ होती थी, अरब कंट्रीज़ होती थी, वहाँ पे सप्लाई किया जाता था. सो नेक्स्ट इज़ कलिको. कलिको वॉज अ जनरल टर्म यूज टू कॉटन टेक्सटाइल. कॉटन टेक्सटाइल के लिए एक टर्म है जिसको यूज़ किया जाता है. कलिको इज़ डिराइव्ड फ्रॉम कालीकट. देखो कालीकट एक सी पोर्ट का नाम है, ठीक है ना. Portuguese first became aware about Indian textiles when they came to Calicut. सबसे पहले कालीकट पे कौन आए थे? पुर्तगीज़ आए थे और इन्हीं पुर्तगीज़ ने क्या किया था? यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने का काम किया था. इन सर्च ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ इन स्पेसिस. नाउ जामदानी. व्हाट इज़ अ जामदानी? मतलब एक हम बात कर रहे हैं जामदानी की. जामदानी क्या चीज़ होती है, हम उसके बारे में देखेंगे. देखो ये हमें डिटेल देखने को मिलती है. जो इंस्क्रिप्शंस होते थे, जो हिस्ट्री में हमारे पास में जो भी प्रूफ्स अवेलेबल हैं, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं. और ये क्या है? लिस्ट ऑफ द गुड्स टू बी प्रोवाइडेड इन द बे ऑफ बंगाल फॉर द थिंग्स और शिप्स गोइंग आउट इन द ईयर ऑफ 1730. 1730 सेंचुरी के अंदर क्या होता था? ये चीज़ जो होती थी वो प्रोवाइड करवाई जाती थी, ठीक है. जैसे प्रोवाइड करवाने का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे 1730 की बात कर रहे हैं. 1730 में गुड्स, देखो एक आपको अगर पता हो, हम अगर गुड्स क्या होता है? सामान, चीज़ें जिसको सेल आउट किया जाता हो या जिसको बेचकर पैसे मिलते हो, ठीक है, टू गेन अ प्रॉफिट. उन सब चीज़ों के लिए क्या होता था? लिस्ट बनाई जाती. देखो ये लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में पर्टिकुलर चीज़ों का नाम दे रखा है इस साइड में और उसमें कुछ स्पेशल अगर चाहिए तो वो सारी डिटेल है और इनकी जो प्राइस थी वो सारी है, कितना पेमेंट करना है, टैक्सेस है, ये सारा. ये उस टाइम की बात है जब इतनी ज़्यादा अकाउंट्स या उसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ था. नाउ जामदानी वी हैव टू सी. अब ये जामदानी क्या होता है, हमें ये देखना है. जामदानी वेव अर्ली 20th सेंचुरी. ये देखो ये जामदानी वर्क है, ठीक है. जामदानी वर्क इसको बोला जाता है. ये अक्सर कपड़ों पे प्रिंट किया जाता है. देखो फैब्रिक आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, आपने देखे भी होंगे घर में. अक्सर जो आपकी मदर यूज़ करती हैं कपड़े, मम्मी, सिस्टर जो कपड़े पहनते हैं या जो पहले टाइम में राजा महाराजा जो पहना करते थे, इस टाइप के अलग अलग डिफरेंट ड्रेसेस होते थे.
Jamdani is fine muslin with decorative motifs woven on them. Gold thread was often used with cotton while making जामदानी. जामदानी क्या होता था, एक कपड़े के ऊपर देखो गोल्ड के थ्रेड होते थे, उससे वर्क किया जाता था. सी इस पिक्चर में आप देख सकते हो गोल्ड के थ्रेड हैं, उस पर उसी से वर्क किया हुआ है. और कभी कभी इसमें कुछ पर्ल्स वगैरह भी यूज़ कर लिया जाते थे वो डिज़ाइन बनाने के लिए. While making जामदानी, Decca in Bengal and Lucknow in the United Provinces were famous for जामदानी. देखो लखनऊ और जो बंगाल का पोर्शन या वहाँ का जो ट्रेडिशन था, वहाँ पे जो जामदानी का वर्क था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था. कहाँ पे फेमस हुआ था वो, ये सारा फेमस हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ में. नाउ the names of different textiles tell us about their histories. The English term chintz comes from the Hindi word chint. ये चिंट्स की बात कर रहे हैं, ये कहाँ से आया है वर्ड, हिंदी के चिंट से आया है. चिंट क्या होता है, चिंट इज़ अ क्लोथ. ये एक क्लोथ की बात हो रही है, कपड़ा है. विद अ स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरल डिज़ाइन. एक कपड़ा होता है जो बहुत फ्लोरल प्रिंट वाला कपड़ा होता है, काफ़ी पतला होता है ये कपड़ा. रिच पीपल ऑफ इंग्लैंड इंक्लूडिंग द क्वीन हरसेल्फ वॉर क्लोथ्स ऑफ इंडियन फैब्रिक. देखो रिच पीपल जो होते थे, जो अपर क्लास के होते थे, वो लोग इवन इंक्लूडिंग जो क्वीन थी वहाँ की इंग्लैंड की, वो क्वीन भी क्या करती थी, इंडियन फैब्रिक के कपड़े पहनना पसंद करती थी. सेकेंड पॉइंट, Similarly, the word bandana now refers to any brightly colored and printed scarf for the head or neck. देखो एक स्कार्फ होता था जिसको बंदना कहा जाता था या बंधन कहा जाता था. इसको अक्सर गर्ल्स या लेडीज़ के लिए प्रीफर किया जाता था, जो क्या करती थी, इसको नेक पे और हेड पे यूज़ किया करती थी, मतलब सर पे डालती थी और गले में उसको रखा करती थी. Originally, the term बंदना derived from the word बंधना. ये कहाँ से वर्ड आया है, बंदना, बंधना वर्ड से आया हुआ है. And refer to a variety of brightly colored cloth produced through a method of typing and dyeing. और ये क्या करते थे, ऐसे जो ये स्कार्फ्स वगैरह बनते थे जो अक्सर गर्ल्स सर पे रखना पसंद करती थी, गले में डाल के फिर सर पे डाल देती थी. अक्सर आपने देखा होगा ऐसा सनलाइट के टाइम में भी गर्ल्स लेडीज़ करती हैं. तो ये जो कपड़ा होता था उसमें एक स्पेशली इसको डाइंग किया जाता था, किसी पर्टिकुलर कलर अगर आपको करना है उसको तो डाई किया जाता था, मतलब दूसरा कलर उस पर चढ़ाया जाता था. और जो उसके अंदर डिज़ाइंस वगैरह हैं उसको टाइप करना मतलब उसमें बनाया जाता था, उस पर स्टिच जब उसको करते थे उस पर डिज़ाइंस बनाते थे, जिसको आप अपने जनरल यूज़ में कशीदा भी बोलते हैं. देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ क्लोथ सच एज पटना, चारपुर, कैलकाटा, कासिम बाजार एंड ओडिशा. These 5 varieties of clothes were noted by their place of origin. The widespread use of such words shows how popular Indian textiles had become in different parts of the other world. देखो इतना अच्छी वैरायटीज़ यहाँ पे थी, और आज भी देखो आप लखनऊ वगैरह जो जगह है वहाँ पे, कैलकाटा में, वहाँ का फैब्रिक बहुत ज़्यादा फेमस है, पटना का. यहाँ पे जो बिज़नेस होता है कपड़ों का वो एक्सपोर्ट भी होता है, यानी कि इंडिया आज भी एक्सपोर्ट का बिज़नेस करता है. उस टाइम में ब्रिटिशर्स इसका बेनिफिट लेते थे. So now that is enough for today, and we have to see the another topic. In the next video we will start the Indian textiles in European market. So till then, take care of yourself and thank you for the watching. Please use mask.